हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखी होगी जो बात करती है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की अंडर सीआरपीसी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट एप्लीकेबिलिटी और सेक्शन 2 को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, लेकिन मुझे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने ये बोला था कि आपने जैसे एप्लीकेबिलिटी जो भी बताई है उसके अंदर आपने बोला था कि ये एप्लीकेबल नहीं होता स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट जो हमारा 2019 में हुआ है उसके बाद तो ये एप्लीकेबल होता है। तो मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर जो भी अमेंडमेंट हुए हैं या फिर जो भी इंसर्ट किए गए हैं, जो भी हमारे सब क्लॉजेस बाय एनी एक्ट और अमेंडमेंट, मैं उनको मेंशन करूँगी। लेकिन जैसे ही आपने मुझे बोला है कि आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए, मैं आने वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगी। लेकिन अभी के लिए मैंने एक फर्दर एक वीडियो बनाई है बस एप्लीकेबिलिटी और अमेंडमेंट्स के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्या एप्लीकेबिलिटी हो गई है अब हमारे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 1 की, और हमारा जो सेक्शन 2 के अंदर जो भी सब क्लॉजेज हैं, कुछ ऐसे सब क्लॉजेज हैं जो इंसर्ट किए गए हैं किसके द्वारा, जो भी हमारे एक्ट्स बने हैं उनके द्वारा, जो भी फर्दर एक्ट्स बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि हम सेक्शन 1 की बात करें जो बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की। सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि ये सेक्शन या फिर ये सेक्शन क्या बात करेगा, ये सेक्शन बात करेगा कि ये जो पूरा एक्ट है वो कहाँ एप्लीकेबल होगा और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जैसे कि अगर आप सब क्लॉज 2 के अंदर देखें तो ये क्या बोलता है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये चीज़ क्या हुआ है, ये चीज़ अब जो हमारा ये सब क्लॉज है ये क्या हो गया है, ये रिपील हो गया है। इसको क्या कर दिया गया है, इसको स्क्रैप आउट कर दिया गया है बाय जो हमारा आर्टिकल 370 है, जिसके अंदर हमारे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ था, स्पेशल उनको लाइक एक प्रिविलेज मिली गई हुई थी। उसको क्या कर दिया गया है, उसको गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है, स्क्रैप आउट कर दिया है ऑन 5 अगस्त 2019 को। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले वहाँ का एक अपना कोड था जो था रणवीर पेनल कोड, जिसको हम आरपीसी भी बोलते हैं, और वही पूरा एप्लीकेबल होता था क्रिमिनल कोड, वही क्रिमिनल कोड एप्लीकेबल होता था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जो किसके द्वारा रिमूव कर दिया गया है, जो पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। और जो हमारा आर्टिकल 370 था जिसके अंदर स्पेशल प्रिविलेज मिला था जम्मू एंड कश्मीर को, उसे स्क्रैप आउट कर दिया गया है। नाउ हम फर्दर मूव करेंगे हमारे सेक्शन। अब सेक्शन 2 क्या बात करता है, ये बात करता है डेफिनेशन की। इस वीडियो से पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाई है उनके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को इंक्लूड किया है, जैसे कि आप ले लीजिए इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप ले लीजिए बेलेबल ऑफेंसेस एक्सेट्रा। अब ये जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जो सब क्लॉजेज हैं वो क्लॉजेज हैं जो फर्दर किसी एक्ट के द्वारा इंसर्ट की गई हैं, और मैंने लास्ट में एक केस लॉ रखा है जिससे ये सेशन और इंटरेस्टिंग हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब क्लॉज जे से, जो बात करता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन की। ये क्या बोलता है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट। लोकल ज्यूरिसडिक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कोर्ट या मजिस्ट्रेट के कॉन्टेक्स्ट में। मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर और हिज पावर्स। मतलब ये बात कर रहा है कोर्ट और मजिस्ट्रेट की, इसे लोकल पर्सन की बात नहीं कर रहा, ये कोर्ट और मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, ठीक है।
और इसके बाद क्या बोल रहा है ये, इसके बाद बोल रहा है कि मीन्स द लोकल एरिया, या फिर वो लोकल एरिया within which the court or magistrate may exercise all or any of its power। जिस उस लोकल एरिया की बात हो रही है यहाँ पर जहाँ पे जो कोर्ट है या फिर जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, वो या तो अपनी पूरी पावर या फिर अपनी कुछ पावर को क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है इस कोर्ट के अंदर। सच लोकल एरिया में कंप्राइज टू होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अब ये क्या एक्सरसाइज कर सकता है, जो मैजिस्ट्रेट अपनी पावर है वो कहाँ एक्सरसाइज कर सकता है, या तो पूरे स्टेट में एक्सरसाइज कर सकता है या फिर किसी एक पार्ट स्टेट के उसके अंदर भी एक्सरसाइज कर सकता है। एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जिस तरीके से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है उस अकॉर्डिंगली। अब ये तो बात हो गई लोकल ज्यूरिसडिक्शन की। ये पहले जो हमारी पहले डेफिनेशन बनी थी सेक्शन 2 की, तब ये नहीं था, ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन मेंशन नहीं थी। लेकिन जब एक्ट 1978 का एक्ट 45 ऑफ 1978 आया तब ये इंसर्ट किया गया है। तो ये लोकल ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन है जो क्या है, जो इंसर्ट हुई है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978। इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ विक्टिम। विक्टिम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डे टू डे लाइफ में विक्टिम की डेफिनेशन सुनते ही हैं। अगर हम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए भी जाएंगे तो विक्टिम ऐसा वर्ड है जो हमें हमेशा सुनने को मिलेगा। तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। विक्टिम means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission। विक्टिम कौन होता है, विक्टिम एक पर्सन होगा who has suffered any loss, जिससे क्या होगा, जिसने किसी तरीके का लॉस सफ़र किया होगा या फिर किसी तरीके की इंजरी सफ़र की होगी, caused by reason of act or omission, किसी पर्सन के एक्ट और ओमिशन फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज। किसके एक्ट या ओमिशन से, एक्यूज्ड के एक्ट या ओमिशन से क्या होगा, उसने इंजरी सफ़र की होगी। मतलब ये डेफिनेशन मैं आपको अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, विक्टिम वो पर्सन है जिसने किसी तरीके की इंजरी सफ़र की है, और एक्यूज्ड कौन सा पर्सन है, एक्यूज्ड वो पर्सन है जिस पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया है या ऐसा ओमिशन किया है जिससे विक्टिम को क्या हुआ है, विक्टिम को इंजरी हुई है। हैज बीन चार्ज एंड एक्सप्रेशन, विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल एयर। अब इसके अंदर अगर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़े तो वो बात करता है विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल एयर। मतलब जो विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर गिवन है उसके अंदर उसके गार्जियंस और उसके लीगल एयर्स भी इंक्लूड है, और इस टॉपिक पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहती है। तो इस चीज़ को मैं आगे आपको बताना चाहूँगी कि इसके अंदर कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंदर डिसाइड हुआ है कि कौन से लीगल एयर्स डेफिनेशन ऑफ विक्टिम के अंदर आएंगे अंडर CRPC। तो अगर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि विक्टिम के अंदर कौन से लीगल एयर्स आएंगे, तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है ये छत्तर सिंह वर्सेस सुभाष। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था कि जो हमारा पूरा कोर्ट था उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ओवर रूल किया था अपने प्रीवियस व्यू को। मतलब उनका प्रीवियस व्यू को उन्होंने ओवर रूल कर क्या किया था, उन्होंने अपना डिसीजन दिया था। अब उनका प्रीवियस, पहले अगर हम जानना चाहें कि क्या हेल्ड हुआ था उससे पहले मैं बताऊंगी उनका प्रीवियस व्यू क्या था। उनका प्रीवियस व्यू ये था कि जो क्लास सेकंड ईयर है वुड नॉट इनहेरिट एनीथिंग फ्रॉम हिज डिसीज सन, thus it would not fall within the expression of legal year। मतलब जो क्लास सेकेंड ईयर्स होंगे उनको क्या होगा, वो कुछ भी इनहेरेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनहेरेंट नहीं करेंगे डिसीज सन से, क्योंकि ये जो
एक्सप्रेशन है लीगल एयर, उसके अंदर ये फॉल नहीं करते। लेकिन ये पहला व्यू था, पहला प्रीवियस व्यू था जिसके अंदर उन्होंने डिनाई किया था कि नहीं भाई ये इस डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फर्दर एडजुडिकेट किया। अब फर्दर एडजुडिकेट करते समय उनके दिमाग में उनके जब वो डिसीजन दे रहे थे तो उनके पास इशू क्या रेज हुआ कि वेदर द टर्म विक्टिम विच इंक्लूड्स लीगल एयर मीन्स पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द विक्टिम अंडर द लॉ एप्लीकेबल ऑफ इनहेरिटेंस और वुड एम्ब्रेस एनी पर्सन हु सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय क्राइम और ऑफेंस। अब इसके अंदर ये मतलब इस डेफिनेशन में ये हो गया कि भाई लीगल एयर्स यूज किया है। अब लीगल एयर अगर हम पढ़ेंगे आगे तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर भी लीगल एयर मेंशन है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि क्या हम वो लीगल एयर की बात करेंगे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर है, या फिर इस डेफिनेशन जो ये डेफिनेशन है वो बात कर रही है किसी भी ऐसे पर्सन की जिसने क्या किया हो, कोई भी सफर की हो लॉस या इंजरी किसी भी ऑफेंस से। तो कौन से पर्सन इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब इस कोर्ट ने इसको एडजुडिकेट करते हुए, इसको अपना जजमेंट देते हुए क्या कहा, द कोर्ट बाय मेकिंग एन एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन पॉइंट इन्वॉल्व इन फर्स्ट क्वेश्चन हैज दैट डेफिनेशन ऑफ विक्टिम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2WA और CRPC which includes legal heirs cannot exclude those who actually fall within the definition of victim by virtue of emotional harm suffered by them. The law of inheritance which decide one's legal heir are not intended to be solely determinative of the entitlement to exercise the rights of the victim in the criminal trial. मतलब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कोर्ट ने कि जो डेफिनेशन के अंदर मेंशन है, जो हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर लीगल एयर्स मेंशन है, उसको वो उस डेफिनेशन को हम उस डेफिनेशन को पूरा तरीके से एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि those who actually fall within the definition of victim by virtue of emotional harm or suffered by them, मतलब इस डेफिनेशन के अंदर वो पर्सन भी आएंगे, वो फॉल करेंगे जिनको क्या हुआ है, जिनको इमोशनल हार्म हुआ है, सफर्ड बाय दैम। मतलब जो भी हमारे एक्यूज्ड है उनके एक्ट से क्या हुआ है, इमोशनल हार्म उन्होंने सफर किया है। तो वो सोलली जो हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर लीगल एयर है वो सोलली डिटरमाइन नहीं कर सकता कि क्या राइट्स ऑफ विक्टिम होंगे क्रिमिनल ट्रायल के अंदर। आज हमने एप्लीकेबिलिटी की बात करी और जो भी हमारे एक्ट इंसर्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी सब क्लॉसेस ऐड हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको फर्दर कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई भी सजेशन देने हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ब्रीफ चाहिए सेक्शन 1 या 2 का तो आप मेरी फर्दर वीडियोस जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। और अगर आपको बस जो भी न्यू चेंजेस आए हैं या जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे CRPC के अंदर सिर्फ वही देखने हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं आगे की वीडियो के अंदर हायरार्की बताऊंगी CRPC के अंदर। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो मुझे पहले बताना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू।